नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जू में वन्यजीव प्राणी सप्ताह का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने वन्य जीवों के हमले में होने वाली जनहानि सहायता राशि 10 लाख रुपए की, साथ ही प्रदेश में वन संरक्षण, इको टूरिज्म और मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए ड्रोन, जीपीएस और कौशल विकास पर भी जोर दिया। सभी पर्यटकों से भी स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। देखिए, उत्तराखंड वन्य जीव की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से और क्षेत्रफल के घनत्व की दृष्टि से अगर देखें तो पूरे देश में हमारे राज्य का स्थान पहले स्थान पर आएगा, जहां हमारा 70% से अधिक भूभाग वनों से आच्छादित है। यहाँ पर नेशनल पार्क हैं, अन्य हमारे वन्यजीव क्षेत्र हैं, बड़े बड़े वन हैं। तो यहाँ पर वन्य जीवों की संख्या भी अत्यधिक है और हमारा वन्यजीव सप्ताह प्रारंभ हुआ है। उसके दृष्टिगत बीच बीच में हमारे यहाँ मानव वन्यजीव संघर्ष भी हमेशा होता रहा है। उसके कारण से जिनकी मृत्यु हो जाती है, जान चली जाती है, उसके लिए हमने क्षतिपूर्ति के लिए पहले हमने धनराशि का प्रावधान बढ़ाया था, 4 लाख से 6 लाख किया था और अब हम आज इस दिन से इस राशि को 10 लाख रुपए करेंगे। और ये धनराशि वन विभाग स्वयं जहाँ भी इस प्रकार की घटना घटित होती है वहाँ जाकर उसको कंपनसेट करेंगे। उसके प्राकृतिक स्वरूप को बदले हुए उसे पर्यटकों के लिए भी सुलभ बनाए। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफी परिवर्तन आया है और आने वाले पर्यटकों की संख्या भी इस डियर पार्क में काफी बड़ी है। एक दिन में जू में अधिकतम 8,000 लोग यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं और एक वर्ष में रेवेन्यू में भी 4 करोड़ रुपए इसी तरह के और भी सुविधाएं और विकसित की जाएं, ताकि बच्चों को और युवाओं को सहस्तित्व के बारे में और हम जागरूक कर सकें और उनको प्रकृति प्रेमी बना सकें और प्रकृति के साथ साथ जीवन पद्धति कैसे आगे बढ़े यह उसके जीवन में भी आए, उनके अपने संस्कारों में आए। और सहअस्तित्व के दृष्टिगत उत्तराखंड का ये महत्वपूर्ण स्थान भी है। वन्य जीवों का महत्व भी सहअस्तित्व के लिए दृष्टिगत अत्यधिक है और छोटे छोटे प्रयास हमारे आने वाले समय में राज्य के पर्यटन और आर्थिकी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बहुत बड़ा आधार हमारी आर्थिकी का बन सकते हैं और हम लगातार खोजते हैं। जब हमारा वित्त विभाग बहुत सारे पहलुओं पर विचार करता है तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल है, जो हमारे पास क्षमता है, उस क्षमता का कैसे हम अधिक से अधिक उपयोग करें और सभी का एक बैलेंस बनाते हुए, समन्वय बनाते हुए, इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी, इनको अगर हम बैलेंस बनाते हुए काम करेंगे तो हमें बहुत सारे मार्ग दिखाई देंगे और जहां हमारा पोटेंशियल है वहां से हम राज्य की आर्थिकी को भी बढ़ा सकते हैं, पर्यटन को भी बढ़ा सकते हैं, अन्य संसाधनों को भी बढ़ा सकते हैं। हमारे सामूहिक प्रयासों से बाघ, गुलदार, हाथी, हिम तेंदुए जैसे दुर्लभ वन्य प्राणियों की संख्या में भी उत्साहजनक रूप से वृद्धि हुई है। अभी हम देख रहे थे, अगर देश के घनत्व के अनुरूप अगर हम उसका आकलन करें तो पूरे देश के अंदर सबसे अधिक टाइगर हमारे ही राज्य में है, उत्तराखंड में। वैसे हमारा नंबर 3रा है, लेकिन अगर हम घनत्व की दृष्टि से इसका आकलन करें तो हम पहले नंबर पर आते हैं। परंतु इनके साथ साथ
मानव वन्य जीव संघर्ष की चुनौतियां भी हैं। इस संघर्ष को कम करने के लिए हम आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक उपायों का उपयोग कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को आज के इस अवसर पर आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार वन्य जीव संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में नए इको टूरिज्म मॉडल पर काम चल रहा है ताकि लोग जंगलों से जुड़े लेकिन प्रकृति का नुकसान न पहुंचे। वन विभाग को आधुनिक तकनीकी जैसे ड्रोन, जीपीएस की सुविधा दी जा रही है ताकि वन्य जीवों की निगरानी और सुरक्षा और बेहतर ढंग से की जा सके। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। इसका एक उदाहरण हमारा फाटो रेंज भी है, जहां पर एक वर्ष के अंदर 20 करोड़ से भी अधिक का लोगों ने रोजगार किया है। आसपास के लोगों को अनेक प्रकार से रोजगार का अवसर मिला है, उनकी आजीविकाएं बढ़ी हैं और स्थानीय लोगों के आजीविका के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं ताकि वो जंगलों की रक्षा और वन्य जीवों की सुरक्षा के में भी अपना सक्रिय रूप से योगदान दें। भाइयों बहनों, हमने 1 लाख युवाओं को सीएम यंग इकोप्रेन्योर बनाने की बात कही थी। वो स्कीम भी अब हमारी आगे बढ़ रही है, रंग ला रही है। मुझे बताया गया कि इस स्कीम के अंतर्गत नेचर गाइड, ड्रोन पायलट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, इको टूरिज्म, वन्य जीव टूरिज्म और आदि कौशल कार्यों को एक उद्यम के रूप में परिवर्तित किए जाने की दिशा में काम आगे बढ़ चुका है। इस सबके साथ साथ प्रदेश के प्रत्येक जिले में छात्रों के लिए इको क्लब के जरिए वन्य जीवों से संबंधित शैक्षिक यात्राओं का आयोजन भी कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं बीते कुछ दशकों में भौतिक विकास की दौड़ ने हमारी जीवन शैली को तेजी से बदलने का काम किया है। ये बदलाव पहले भी आवश्यक था और अब भी है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम विकास की दौड़ में प्रकृति, पर्यावरण और वन्य जीवों को पीछे छोड़ देंगे तो हमारा ये विकास हमेशा अधूरा रहेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा एक संशय पैदा करेगा, उनके लिए एक खतरा पैदा करेगा। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि भौतिक विकास और पर्यावरण का संतुलन बने रहे। जहां हमारे लिए इकोनॉमी जरूरी है, वहीं हमारे लिए इकोलॉजी भी बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व मंच से लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट का आह्वान किया है, जो एक नारा मात्र नहीं है बल्कि धरती मां को बचाने का एक मंत्र है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी के माध्यम से उत्तराखंड में आने वाले सभी हमारे पर्यटकों से भी ये अनुरोध करना चाहता हूं कि जब भी वो जंगल सफारी या किसी धार्मिक पर्यटन के स्थल पर जाएं तो वहां स्वच्छता का अवश्य ध्यान करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सीबीआई जांच की घोषणा किए जाने के बाद 1 अक्टूबर को ही सीबीआई जांच को सीएम धामी ने अनुमोदित कर दिया। सीएम ने कहा कि कई लोगों का यह मानना है कि वो युवाओं के सामने झुक गए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर युवाओं के लिए सिर भी कटाना पड़े तो वो उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि युवा देश का भविष्य हैं। और कहा कि प्रदेश में अभी 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा गया है। 25,000 से ज्यादा नियुक्तियां बिना किसी नकल के संपन्न की गई हैं। के लंबे समय से लगभग 8 दिन हो रहे थे और हमारे सभी प्रदेश के हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन गर्मी में और धूप में वहाँ बैठे थे और मांग कर रहे थे। तो निश्चित रूप से ऐसे समय में कुछ लोगों को जरूर लगता होगा कि मैं वहाँ क्यों चला गया, मैं झुक गया। मैंने कहा कि उनके लिए झुकना क्या, अगर सर कटाना पड़े तो सर भी कटा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भविष्य हैं। उनको किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो बीच में एक संवाद ठीक प्रकार से जो नहीं हो पा रहा था, उसमें गैप आ रहा था, तो मैंने स्वयं जाकर वहाँ पर संवाद स्थापित किया है।
और जो उनकी मांग थी, उनकी मांग के अनुरूप हमने उसको अग्रसारित कर दिया है, अग्रसारित कर रहे हैं, उसकी कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है। आगे भी हम मिलकर, क्योंकि 25,000 नियुक्तियाँ अभी तक संपन्न हुई हैं और बिना किसी नकल के संपन्न हुई हैं। 100 से अधिक नकल माफियाओं को पहली बार जेल भेजा गया है। पहली बार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ प्रारंभ हुई हैं। अन्यथा एक कालखंड वो भी था कि पौड़ी जनपद में पटवारी भर्ती होती है, दूसरी जगह पर होती है। यूके SSSC के चेयरमैन और जो लोग उस समय के उसमें आरोपी पाए गए थे, उन्होंने पेपर तक कई स्थानों पर बैठ के सॉल्व करवाए थे, लेकिन कोई कार्रवाइयाँ नहीं हुई। हमने युवाओं के हक में ये अभियान प्रारंभ किया है और ये अभियान हमारा चलेगा। अगले एक साल के अंदर 12,000 से अधिक नियुक्तियाँ अभी होने का कैलेंडर हमारे पास है, आयोग के पास है, दोनों आयोगों के पास। और भर्ती परीक्षाओं को और पारदर्शी बनाया जाए। जो भी कमियां आई हैं, इसके लिए हम एक निगरानी समिति बनाने पर भी विचार कर रहे हैं, जिससे कि हमारे छात्र भी उन समितियों में रहेंगे और वो भी देखेंगे, छात्रों के प्रतिनिधि भी रहेंगे, जिससे कि कोई भी कहीं पर कमी है तो उस कमी को हम सब मिलकर दूर करें। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले की जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय आयोग की 2 दिवसीय लोक सुनवाई हल्द्वानी में शुरू हो गई। अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी ने छात्रों, अभिभावकों और अध्यापकों से सीधे संवाद किया। साथ ही प्रतिभागियों ने पारदर्शिता, सख्त निगरानी और दोषियों पर कार्रवाई के साथ परीक्षा प्रक्रिया में जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की है। इसे लेकर आयोग ने आश्वासन दिया है कि सभी सुझाव सरकार तक पहुंचाए जाएंगे। ये जो 21/9/2025 को स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी, इसमें जो कथित ये आया था कि इसमें पेपर लीक हुआ है, इसके संबंध में सरकार ने निर्णय लिया था कि माननीय जस्टिस यूसी ध्यानी सर की अध्यक्षता में एक एकल जांच आयोग का एक गठन किया गया है। तो इसमें मुख्यतः ये है कि सर सभी जनपदों में जाकर इसके बारे में एक जनसंवाद कार्यक्रम और अपनी सेपरेट जांच कर रहे हैं। तो जो भी सुझाव प्राप्त होंगे, और इसीलिए ये ओपन हाउस रखा गया है। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे छात्र हैं और कोचिंग सेंटर्स वाले हैं, अभिभावक हैं, उन सभी से ये पूछा जाएगा, उनके विचार लिए जा रहे हैं कि परीक्षाओं में सुधार कैसे हो सकता है, और तदनुसार एट लास्ट सर फिर अपनी रिपोर्ट इसमें राज्य सरकार को सौंपेंगे। आयोग का पहली बैठक थी। उन्होंने बताया कि हमारे पास अभी तक केवल सोशल मीडिया पे चल रही है और हमारे पास अभी कोई तथ्य नहीं है। तो अभी हम लोग एक रिटन लेटर इनको दे रहे हैं, उसमें जो सबूत अभी तक हमारे पास आए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे किसी अन्य माध्यम से हो, सारे सबूतों को हम इनके सम्मुख रख रहे हैं। और उसके अलावा कुछ हमारे जो सुझाव थे इनको, चाहे वो 4G जैमर इन्होंने बात करी, तो हमने जो कल इनका भ्रामक संवाद आया उसको भी खंडन करने की मांग करी है। इसके अलावा आयोग को कई हमने सुझाव भी दिए हैं जिनको उन्होंने नोट डाउन किया है और उसको रिटर्न में भी मांगा है। तो हम उनको उनकी मेल ID जो इन्होंने हमें दी है, मैं चाहूँगा कि अगर किसी के पास सबूत भी हो तो सेक्रेटरी जांच-आयोग@gmail.com पर वो सुझाव भी दे सकता है। और उन सुझाव जो हमारे पास हैं, हमारे पास जो तथ्य हैं, हम इनको अभी रिटर्न में दे रहे हैं। और इसमें हमें उम्मीद है कि ये जल्द 10 दिनों के भीतर जो ये स्नातक स्तरीय परीक्षा है इसको रद्द कर पुनः परीक्षा आयोजित करेंगे। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में अब जन सुनवाई का दौर शुरू हो चुका है। उत्तराखंड सरकार ने न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी, पूर्व हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है, जो उत्तराखंड के तमाम जिलों में, जो 13 के 13 जिले हैं, जिलों में जाके जनसंपर्क कर, जनवार्ता कर इस मामले में अपनी अपनी राय, जनता की राय कलेक्ट करेगी। और उसके साथ ही आज इस जन सुनवाई का पहला जो दिन था, हल्द्वानी काठगोदाम सर्किट हाउस में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जो छात्र हैं, जो इस प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए छात्र हैं या फिर अभिभावक हैं, उनसे आज यहाँ सलाह के तौर पर यहाँ बैठक ली गई। और ये सर्किट हाउस का वो हिस्सा है जहाँ बैठे थे। अभी बैठक अंदर छात्रों के साथ बैठक भी जारी है। और साथ ही साथ इसमें बड़े महत्वपूर्ण सी कुछ चीज़ें यहाँ लाई गई हैं, जिसमें पेपर लीक मामले में सुझाव और परामर्श की जो बात कही गई है सरकार द्वारा और इस कमेटी द्वारा, जो ये कमेटी का गठन किया गया है,
आयोग की ये कमेटी है जो अपनी रिपोर्ट, तत्काल रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये बताया जाएगा कि इस पेपर लीक मामले पर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। क्या इस पेपर को दोबारा से कराया जाता है, निरस्त किया जाता है, ये तो आने वाले समय की गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन फिलहाल जो छात्रों का भविष्य है उसको तय करने के लिए लगातार सरकार अभी अपने कदम उठाने जा रही है, कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जहां हमने देखा कि कड़े नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू किया गया और उसके बाद भी इस तरीके से पेपर लीक होना, ये कहीं ना कहीं उन छात्रों के साथ खिलवाड़ है, उन युवाओं के साथ खिलवाड़ है जो आने वाले भविष्य में किसी सरकारी नौकरी का ख्वाब देखते हैं, किसी सरकारी पद पर बैठने की उम्मीद करते हैं। तो इन सब उम्मीदों पर कैसे सरकार खरी उतरेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो कमेटी है, जो हाईकोर्ट नैनीताल के पूर्व न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में जो एक सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार पूरे युवाओं को जरूर रहेगा। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। उत्तरकाशी में पत्रकार राजीव प्रताप सिंह की मौत के मामले को लेकर सनसनी मची हुई है। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने डिप्टी एसपी के नेतृत्व में जांच टीम गठित की है, जिसको लेकर डीजीपी ने बताया कि पत्रकार 18 सितंबर की रात से लापता थे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया और कहा कि जांच में कोई कमी पाए जाने पर कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, ये प्रकरण आया है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार से होना। उसके लिए डीजीपी उत्तराखंड ने पूरा विस्तृत उसमें जो है कल प्रेस को भी ब्रीफ कर दिया है, सभी को बता भी दिया है और इस प्रकरण की हम लोग पूरी जांच करवाएंगे। इसमें भी कहीं भी कोई अगर ऐसे तथ्य पाए जाएंगे तो उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हम परिवार के साथ हैं, हमारी सारी संवेदनाएं उनके साथ हैं और निष्पक्ष इसकी जांच होगी। अगर कहीं कोई पर कमी पाई जाती है तो कहीं कोई कमी जहां भी पाई जाएगी उसको जो है पूरी तरह से कानूनी रूप से पूरी तरह से कठोरता से उस पर काम किया जाएगा। मां मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग पर लघु व्यापारियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान व्यापारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दोबारा कारोबार की अनुमति और न्यायपूर्ण समाधान की भी मांग की। साथ ही प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि भगदड़ प्रकरण के बाद हटाए गए विक्रेताओं को अब तक कारोबार शुरू करने की अनुमति नहीं मिली है, जिसके चलते व्यापारी चाहते हैं कि अन्य सिद्धपीठों की तरह यहां भी व्यवस्थित प्रबंधन के तहत कारोबार करने दिया जाए। मनसा देवी जो भगदड़ हुई थी और भगदड़ के बाद में जो वहां से दुकानदार थे, स्थानीय नागरिक थे और ये जोगिया मंडी है, जोगिया मंडी के जितने भी यहाँ के निवासी हैं सब लोग फूल प्रसाद बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाने का काम करते हैं और भगदड़ के बाद में इनकी दुकानें नहीं लगने दी जा रही। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार ने जहां पूर्णागिरी में एक व्यवस्था बना रखी है, नीलकंठ में व्यवस्था बना रखी है, बद्रीनाथ में बना रखी है, केदारनाथ में बना रखी है, तो मनसा देवी चंडी देवी पे क्यों नहीं है? तो आने वाले दिनों में जो हमारे स्थानीय व्यापारी हैं उनके लिए विकल्प दिया जाए, चाहे वो जाने के मार्ग पर दुकानें बनाई जाए, चाहे आने के मार्ग पर दुकानें बनाई जाए, उनको रोजगार से आप वंचित नहीं कर सकते। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत आप किसी को रोजगार से वंचित नहीं कर सकते। हमारा भारत का संविधान ये कहता है, भारत का संविधान ये कहता है कि रोजगार करना मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली उत्तराखंड की गंग नहर वार्षिक मेंटेनेंस के लिए बंद की गई है। दशहरे की रात से 19 अक्टूबर तक नहर में साफ सफाई और मरम्मत का कार्य किया जाएगा और फिर ये दीपावली पर दोबारा शुरू होगी। इस दौरान पश्चिम यूपी में सिंचाई और दिल्ली एनसीआर में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, तो वहीं यूपी सिंचाई विभाग ने आवश्यक सावधानी और तैयारी की अपील की है। हर बार दशहरे को नहरबंदी की जाती है जो छोटी दिवाली तक चलती है। इस बार जो गंग नहर की बंदी थी वो 2 और 3 अक्टूबर की मध्यरात्रि में प्रस्तावित थी, जिसको अर्धरात्रि में बंद किया गया है और 19-20 की मध्यरात्रि में इसको पुनः चलाया जाएगा। जहाँ तक मेंटेनेंस का प्रश्न है, इसमें ये नहर साल भर चलती है। कांवड़ मेला आता है, कांवड़ियों की कांवड़ के टुकड़े, श्रद्धालु आते हैं, कुछ कपड़े छोड़ जाते हैं, उसके टुकड़े, कूड़े के बड़े बड़े अंबार लग जाते हैं। इस बार बारिश ज़्यादा हुई है,
सिल्ट की मात्रा ज़्यादा आई है तो सिल्ट की बड़ी बड़ी ठेक होंगी। किनारों के किनारे क्षतिग्रस्त किनारे हुए हैं तो उनकी मेंटेनेंस रिपेयर के सारे काम, सफाई के काम पूरे किए जाएंगे, जिससे अगले पूरे साल तक इस नहर को फिर से अच्छी तरीके से चलाया जाना संभव हो सके। उधर आपको हरिद्वार से एक बड़ी खबर बता दें, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। 21 जुलाई को नाबालिग के साथ हैवानियत को आरोपी ने अंजाम दिया था और तभी से घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार था, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। थाना सिडकुल क्षेत्र के ज्वालापुर कोतवाली का पूरा मामला है। मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर दशहरा मेले के बाद दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें कई घायल हुए। भारी भीड़ के बीच झगड़े से माहौल भी तनावपूर्ण हो गया। लोग अपने बच्चों संग जान बचाकर भागते नजर आए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया। कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि अभी तक किसी ने शिकायत नहीं दी है। वहीं आपको हरिद्वार से एक और बड़ी खबर दे दें, जहां दक्षिणेश्वर काली मंदिर में युवती को जाने से रोका गया। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का यह मामला बताया जा रहा है कि छोटे कपड़ों पर मंदिर प्रबंधन ने आपत्ति जताई थी। महिला और कर्मचारियों में इस दौरान नोकझोंक भी हो गई। विवाद ने लिया हंगामे का रूप। मंदिर परिसर में तनाव बढ़ा। हालांकि पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। देखिए आप, कपड़ों को लेकर आपत्ति थी, जिस वजह से मंदिर में अनुमति नहीं मिली युवती को जाने की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।